नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कवि कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इस कविता को हम पढ़ें, मैंने आपको बताया जैसे कि कुंवर नारायण जो है नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और मैंने आपको बताया 1950 से आगे का जो समय है, 60 तक का समय है, वो नई कविता के लिए समर्पित है और 60 के बाद का समय वो साठोत्तरी कविता मानी गई है। तो 1950 में कुंवर नारायण जो जिस समय के जो कवि हैं उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुंवर नारायण श्रेष्ठ कवि हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कुंवर नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोनों बातें इनकी श्रेष्ठता को, इनकी विद्वता को प्रदर्शित करती हैं। वहीं हम बात ध्यान करें तो 1959 की जो तार सप्तक जो है, तीसरा सप्तक जो रचना है, उसमें अज्ञेय ने प्रमुख 7 कवियों में से कुंवर नारायण को विशिष्ट स्थान प्रदान किया। तो ये भी एक बात इसको दर्शाती है कि कुंवर नारायण अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों में से, श्रेष्ठ कवियों में से एक रहे हैं। इनकी एक कविता हमने पढ़ी थी पिछले हफ्ते, पिछली क्लास में, जिसमें हमने ध्यान किया कि कविता के बहाने क्या हो सकते हैं। वर्तमान युग में कवि किन कारणों से, किन बहानों से काव्य रचनाओं में जुटे हुए हैं और उन काव्य के बहानों से नए कवियों को काव्य की ओर अग्रसर करने का कार्य कुंवर नारायण ने किया। आज हम पढ़ रहे हैं बात सीधी थी पर जो शब्द है इसके ऊपर जोर दिया गया है यहाँ पर का मतलब क्या है? परंतु, किंतु, लेकिन। तो इसको परंतु को यहाँ पर क्यों विशेष बताया गया है, जिसका हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। कवि कुंवर नारायण का मानना है कि जो भी वक्ता है या कवि है या लेखक है, जो अपनी बात को बताना चाहते हैं, दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात को सरल और सीधे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, सीधे तरीके से कहना चाहिए। क्योंकि बात में कई बार घुमा फिरा करके बात कहते हैं तो बात का अर्थ लोगों तक नहीं समझ आता, उस बात का जो तात्पर्य है वो भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि हमें जो कुछ बात कहनी है, जो भी व्यक्त करना है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से व्यक्त करना चाहिए, ताकि जो श्रोता है, पाठक है या जो ग्रहण करता है वो उसको आत्मसात कर सके। तो कवि कुंवर नारायण ने यहाँ पर इस बात को बताना चाहा कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं, अब अपने माध्यम से यहाँ पे बात को कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर, जो बात वो लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे वो बात बहुत सीधी थी, बात सीधी थी पर, सीधी और सरल बात थी। पर क्या हुआ? एक बार जो वो बात बता रहे थे वो एक बार क्या हुई? भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण, लोगों में ये देखने में आता है कि जो वक्ता होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो अपनी बात को जब व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे क्या है कि अपनी विद्वता प्रदर्शित करना चाहते हैं। उसमें लोगों में ये दर्शाना चाहते हैं कि उनके समान कोई वक्ता नहीं है, उनके समान कोई लेखक नहीं, उनके समान कोई कवि नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना चाहते हैं, बात को घुमा फिरा करके बड़े तरीके से उस बात को कहना चाहते हैं, जिससे ये लगे कि उनकी विद्वता उसमें प्रदर्शित हो। और ऐसा करने से बात में कई बार क्लिष्टता आ जाती है, और क्लिष्टता वास्तव में काव्य का एक दोष होता है।
मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि कवि कुंवर नारायण ने छंद मुक्त कविता में लेखन किया है। यहाँ पर ये जो कविता हम देख रहे हैं ये छंद मुक्त है। छंद मुक्त से तात्पर्य क्या है कि इसमें हम देखते हैं एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, फिर ये छोटी बड़ी लाइनों, वो कह रहे हैं कि गद्यात्मक शैली की तरह भी हम इसको कह सकते हैं। शैली के रूप में हम बात करें तो गद्यात्मक है तो पद्य भाग, लेकिन इसमें गद्यात्मकता का गुण दिखाई देता है। इसे हम गद्य की तरह आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन है बिल्कुल सरल सीधे शब्दों में है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यही बात कवि कुंवर नारायण बताना चाहते हैं कि काव्य चाहे कोई भी हो, कविता कोई भी हो, लेखन कोई भी हो, वह जितना सरल होता है पाठक के लिए उतना ही आत्मसात करने योग्य होता है। इसलिए कवि कुंवर नारायण कहते हैं, कवि कुंवर नारायण ही नहीं बल्कि जितने प्राचीन आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वो भी इस बात को मानते रहे हैं कि हमें सरल से सरल शब्दों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए, ताकि हमारी बात है वो लोगों तक पहुंच सके। मैं एक यहाँ पर उदाहरण लेना चाहूँगा प्राचीन कवियों में से कवि तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने मान लो जो भी गुरु के साथ में रह करके, गुरु के समीप रह करके, गुरु की शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन तुलसीदास जी को ये लगा कि अगर मुझे अपनी बात जनमानस तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो मुझे जनमानस की भाषा को ही आधार बनाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने अपनी जो कीर्ति स्तंभ जो रचना है रामचरितमानस, उसके लिए अवधी भाषा को चुना, ताकि लोग उसे आसानी से आत्मसात कर सके। क्योंकि उस समय अगर वो संस्कृत में लिखते तो जैसे आज की स्थिति को हम देखते हैं, जो हिंदी भाषी देश प्रदेश जो हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, उनमें देखने में आता है अंग्रेजी कोई पुस्तक दिखाई देती है तो उसे लोग देख करके रख देते हैं कि नहीं ये अपने काम की नहीं है, या हम इसे नहीं समझ पाएंगे, ऐसा सोच करके उसको साइड में रख देते हैं। वैसे ही तुलसीदास जी को ये बात लगी कि अगर मैं संस्कृत में लिखूंगा तो संस्कृत को लोग नहीं समझ पाएंगे और मेरी रचना है वो अब काव्य क्षेत्र से अलग हो जाएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। वही बात कुंवर नारायण भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जो बात कहनी है वो बिल्कुल सीधे, सरल, स्पष्ट शब्दों के माध्यम से कहना चाहिए। सीधे, सरल और स्पष्ट जो कहना है, बिल्कुल साफ सामने। तो ऐसा मानना कवि कुंवर नारायण का है। छंदमुक्त रचना है, गद्यात्मक शैली है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी, पर वो जो बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, वो बात बिल्कुल सीधी थी, सीधी सरल थी। सीधी से मतलब यहां पर सरल कह सकते हैं। सीधी से मतलब यहां पर क्या है? सरल और स्पष्ट। सरल और स्पष्ट थी, लेकिन क्या हुआ? पर लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे भाषा के चक्कर की यहां पे बात क्या है? भाषा के मतलब भाषा के माध्यम से, भाषा के विद्वान बनने के माध्यम से। कवि कह रहे हैं कि विद्वता प्रदर्शित करना चाह रहे थे, भाषा की विद्वता दर्शाना चाह रहे थे, इसलिए वो क्या हुई? जरा टेढ़ी फंस गई, वह बात उलझ करके रह गई। जो बात कहना चाह रहे थे वो स्पष्ट नहीं हो पाई। जो बात कहना चाह रहे थे वो क्या हुई? स्पष्ट नहीं हुई। अब व्यक्ति जब कोई बात कह रहा होता है, बोल रहा होता है, उसे क्या होता है कि वह फिर से उसे पाने की कोशिश करता है कि इसे कैसे लिखा जाए, इसे कैसे बोला जाए। अब वहां पर क्या दिखाई देता है? अब मान लो मंच पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और वहां पर उसे बोलना है, लेखन कार्य कर रहा है, तो उसमें तो मान लो वो त्रुटि जो हो रही है उसको वो एक बार सुधार करके फिर से दोबारा भी लिख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है, वक्ता है, उसके लिए बड़ी
मुश्किल हो जाती है कि मंच पे खड़ा है और वो क्या करें, उसे पाने की कोशिश में, उसे वो जो कहना चाह रहे हैं उसे उसी मार्ग पर लाने की कोशिश में क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा। उलटने पलटने से मतलब क्या है, शब्दों को बदल करके देखा, एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को प्रयोग करके देखा, उल्टा पलटा। तोड़ा मरोड़ा, शब्द की जगह अन्य शब्दों का प्रयोग करके देखा, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके देखा। तोड़ा मरोड़ा, उनको तोड़ करके देखा, हटा करके देखा, स्थान परिवर्तन करके देखा। घुमाया फिराया, आगे पीछे शब्दों को करके देखा। किस लिए, कि बात या तो बने, क्या हो, कि बात या तो बने, जो वो बात कहना चाह रहे वो बात वापस आ जाए, बन जाए, तो वह अपनी बात को आगे बढ़ाए। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। क्या हो जाए, भाषा से बिल्कुल बाहर आ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर उसी बात को वह नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। कि बात को या तो बात बन जाए, वहीं पर उस बात को आगे बढ़ा दिया जाए, और या फिर वो भाषा में बिल्कुल बाहर आ जाए, तो उसे बिल्कुल नए सिरे से उस बात को नए तरीके से, नए रूप से उसको कहा जा सके। लेकिन ये जो प्रयास किए गए, बात इससे क्या हुआ, इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा, क्लिष्ट, बात और भी क्लिष्ट, मुश्किल होती चली गई। कहना तो उसे बहुत सरल तरीके से चाह रहे थे, अच्छे तरीके से कहना चाह रहे थे, अपनी विद्वता प्रदर्शित करना चाह रहे थे, लेकिन इससे बात पेचीदा होती चली गई। और श्रोता और वक्ता के बीच में जो सामंजस्य होता है वो सामंजस्य नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, वक्ता क्या कह रहा है श्रोताओं की समझ में ही नहीं आ रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है ये बात पाठकों के समझ में ही नहीं आ रही है। इस तरह से बात पेचीदा हो गई और मुश्किल हो गई, क्लिष्ट हो गई। अब वहां पर जो वक्ता जो है, कवि जो है, लेखक जो है, उसके मन में ये बात आती है कि क्या किया जाए। बड़ी ही चिंतनीय स्थिति यहां पर दिखाई देती है। तो कवि कहता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। और इस समय जो इतनी बड़ी मुश्किल आ गई, बात जो थी पेचीदा हो गई, यहां पर मुश्किल का समय है, कठिनता का समय होता है। तो मुश्किल के समय में क्या होता है, मुश्किल में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। मुश्किल में धैर्य रखना चाहिए। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि उस समय बिना धैर्य से काम लिए क्या किया, बात को और ज्यादा मुश्किल कर दिया। तो यहां पर कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी बात कही है, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। मुश्किल समय में धीरज रखना चाहिए, लेकिन यहां पर कवि धैर्य धारण नहीं कर रहा है। तो बिना धैर्य धारण किए क्या किया, पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। पेच को जब हम खोलते हैं, आपने देखा होगा, स्क्रू जो होता है, पेच जो होता है, वो जब कसा जाता है तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेच कसता चला जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाते हैं तो पेच खुल जाता है, स्क्रू खुल जाता है। तो वही बात यहां पर बात की तुलना पेच से की है। बात की तुलना पेच से की है कि जिस प्रकार से पेच को खोलना होता है तो उसे विपरीत दिशा में घुमाना होता है, कसना होता है तो सीधी दिशा में घुमाना होता है। लेकिन यहां पर कवि की बात, कवि जो बात कर रहे हैं कि कवि ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे वो जो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने क्या किया, पेच की तरह उसे कसते चले गए, वहीं पर उसको जोर लगाते रहे, बात को कहते रहे। पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। और जब पेच को जब हम कसते चले जा रहे हैं, जोर लगाने से काम थोड़ी होता है।
जोर लगाने से क्या होता है, पेच कसेंगे 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 और कितना जोर लगाएंगे, अंत में जो पेच जो होता है उसमें एक स्थिति ये आती है कि उसके बाद में वो कसा नहीं जाता है। अगर उसमें अधिक दबाव लगा दिया जाता है तो वह पेच अपने स्थान पर ऐसे घूमने लग जाता है जिसमें उस कसाव ही नहीं रहता, जिसे हम पेच की चूड़ी मर जाना कहते हैं। और यहाँ पर भाषा की बात कही है, तो बात को जब इस तरह से हम कहते चले जाएंगे तो भाषा की बात की भी वही स्थिति हो जाती है कि बात की चूड़ी मर जाती है। तो पेच की चूड़ी मरना और बात की चूड़ी मरना दोनों को समानांतर बताया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हम कह सकते हैं। तो देखिए, तो पेच को खोलने की बजाय उससे बेतरह कसता चला जा रहा था, और इसका कारण भी बताया है कि जब संसार के जो व्यक्ति, जो देखने वाले जो लोग होते हैं, जो साथी जो होते हैं, वो तमाशाबीन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो उसका मजाक बनाने का प्रयास करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, और जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उससे उसका मजाक बनाने के लिए, उसे तमाशा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और बेतरह कसने का कारण क्या होता है, अब जब पेच खोलना एक दूसरी तरफ उल्टी दिशा में घुमा रहा है, तो जो साथ में खड़े हैं व्यक्ति वो क्या कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, और व्यक्ति क्या करता है, फिर गलत करता है, उसको कसता जाता है, और उससे अंत में पेच की चूड़ी मर जाती है। तो वही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कवि जब मंच पे खड़ा होता है, लेखक मंच पर खड़ा है, वो अपनी बात कहना चाह रहा है, तो लोग जब वो कुछ बोलता है, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लेता है, तो लोग क्या है, उसकी वाह वाह करने लग जाते हैं, वाह बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा बोला है, इस तरह से करते हैं। तो क्योंकि इस कर्तव्य में, इसको कर्तव्य बताया, तमाशा बताया है। कौन सा कर्तव्य, जो वो बात कहना चाहते थे उसको कर्तव्य, जिसमें बात पेचीदा होगी उसे कर्तव्य बता रहे। मुझे साफ सुनाई दे रही थी, साफ सुनाई दे रही, क्या सुनाई दे रही थी, तमाशा बीनों की। तमाशा बीन शब्द किसके लिए आए, जो श्रोता हैं। श्रोता का मतलब जो सुन रहे होते हैं, श्रोता, वक्ता, जो बोल रहे होते हैं वक्ता, और जो सुन रहे होते हैं वो श्रोता। तो श्रोता या पाठक, पढ़ने वाले। तो तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह, वो उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। यहाँ पर देखिए, तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह, ये इस बात दर्शाती है कि चाहे श्रोता हो या पाठक हो, ये लेखक और वक्ता का मजाक बनाने के लिए भी झूठी प्रशंसा वाह वाह कर देते हैं। आज समाज में इस तरह की दिखाई देती है। नए कवि जो आ रहे हैं, उन नए कवियों में वो अगर कुछ गलत भी लिख रहे हैं तो उनकी झूठी प्रशंसा कर दी जाती है, और वो इस बात को अपना उत्साहवर्धन समझ लेते हैं, और फिर वो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर बताया है, शाबाशी और वाह है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था पहले, कि मैंने जैसे अभी बताया कि पेच को अधिक कसते हैं तो अधिक कसाव के कारण एक स्थिति ये आती है कि पेच की चूड़ी मर जाती है। तो वही बात यहाँ पर भाषा की आ रही है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से, ठड्डे से वो जोर जबरदस्ती से मंच पर खड़े हैं या लेखन में जुटे हुए हैं और लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, बात की चूड़ी मर गई। जो कहना चाहे थे वो बात, उस बात की चूड़ी मर गई, अर्थात उस बात का कोई महत्व नहीं रह गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस प्रकार से पेच अपने स्थान पर बिना कसाव के बेकार घूमने लगता है, वैसे ही बात है वो बेकार घूमने लग गई, उसका कोई महत्व नहीं रह गया। क्या कहना चाहे थे, कहाँ कहना चाहे थे, विषय से हट करके वो कुछ और जगह पर आ गए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब जब पेच कसा जाता है और जब पेच कार्य नहीं करता है तो उसे क्या करते हैं, उसकी जगह फिर उसके आसपास में या उसी जगह
कील ठोक दी जाती है। कील एक ऐसे यूं कह सकते हैं साधन है जिसमें कसावट नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। वो ऊपर से देखने में तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन पेच से सुंदर दिखाई देती है। पेच इतना ऊपर से सुंदर दिखाई नहीं देता, कील सुंदर दिखाई देती, लेकिन कील में कसावट नहीं होती, ताकत नहीं होती। पेच ऊपर से खुरदरा दिखाई देता है, लेकिन पेच में ताकत होती है। तो बात में ताकत कब होगी? जब बात में हम क्लिष्टता नहीं लाएंगे तो बात में ताकत होगी। सरलता की बात में अधिक ताकत होती। तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, वहीं छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ही ताकत। जिस प्रकार से कील में कोई ताकत नहीं होती है, ना कसाव होता है, वैसे ही जो कवि जो कह रहे हैं कि वो जो बात कहना चाहते उसमें भी कोई कसाव या ताकत नहीं था, उसका भी कोई अर्थ या महत्व नहीं था। यहाँ पर कसाव और ताकत से तात्पर्य क्या है? अर्थ और महत्व है। अर्थ और महत्व है। तो उसमें ना तो कसाव था और ना ही ताकत थी। अब देखिए यहां पर एक बात और बताई है, जो बड़ा सुंदर प्रयोग यहां पर कवि द्वारा किया गया है, मानवीकरण किया गया है। बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कौन? बात, जो पकड़ में नहीं आ रही थी, वह बात एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। तो यहां पर पहले तो उपमा अलंकार हम कह सकते हैं। बात की तुलना शरारती बच्चे से की गई है। जिस तरह से शरारती बच्चा शरारत करता है, दौड़ लगाता है और उसे पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा है, वही स्थिति बात की बताइए कि बात पकड़ में नहीं आ रही। तो तुलना, जहां समानता सूचक तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां समानता सूचक तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान में समानता सूचक तुलना की जाती है, दो बातों में, दो कथनों में, दो वस्तुओं में समानता सूचक तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार। तो बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, तो बात में और शरारती बच्चे की तुलना, बात की तुलना शरारती बच्चे से किए तो उपमा अलंकार। लेकिन क्योंकि बात को शरारती बच्चा बता दिया, निर्जीव वस्तु में सजीव की तुलना की गई है। निर्जीव वस्तु में सजीव की चेष्टाओं का, सजीव की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो यहां मानवीकरण, दो अलंकार हमें एक ही पंक्ति में दिखाई देते हैं, मानवीकरण और उपमा अलंकार। तो बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते हुए देख। अब देख, पसीना पहुंचने की बात, जब व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, लेकिन वो उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके क्या होता है? पसीना पसीना हो जाता। वो यहां पर पसीने पसीने होने वाली बात बताई है कि बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, पसीना पहुंचते हुए, पसीना पहुंचना तो मुश्किल में होना, देखकर मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि भाषा को किस तरह से काम में लेते हैं, ये तुमने नहीं सीखा। भाषा किस तरह से काम में ली जाती है, कहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या अपनी बात को कैसे कहना चाहिए, तुमने सीखा ही नहीं। प्रश्नवाचक अलंकार। तो जहां कोई प्रश्न किया जाता है कथन के माध्यम से, वहां प्रश्न अलंकार। यहां पर प्रश्न अलंकार। तो जहां किसी कथन के माध्यम से कोई प्रश्न किया जाता है, वहां प्रश्न अलंकार। तो कवि कह रहे हैं कि शरारत, बात मानो उससे मन ही मन में पूछ रही हो, अंदर से कह रही हो कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना, क्या सही तरीके से काम में लेना कभी नहीं सीखा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक कवि को, प्रत्येक लेखक को, प्रत्येक वक्ता को ये बात तो ध्यान में होनी ही चाहिए कि उसे अपनी बात कितनी कहनी है, कैसे कहनी है, कहाँ कहनी है, ये सारी बातें ध्यान। तो इन सब प्रश्नों का हम यहाँ पर ध्यान करते हैं कि अपनी बात को, अपने कथन को ध्यान करें। देखिए क्या कहना है, कब कहना है,
कितना कहना है और कैसे कहना है। ये जो 4 प्रश्न जो है, ये चारों प्रश्नों का उत्तर एक वक्ता को, एक लेखक को, एक कवि को ध्यान में होना चाहिए, तभी वो अपनी बात को क्या कर सकता है, स्पष्ट कर सकता है। अन्यथा वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कवि कुंवर, एक बात और ध्यान करें, कवि कुंवर नारायण जो हैं अपने कविता में, अपने काव्य में, अपने लेखन में मुहावरों का प्रयोग करने वाले कवि दिखाई देते हैं। अच्छे अच्छे मुहावरे उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रयोग किए, जैसे पसीना पहुंचना, बात की चूड़ी मर जाना, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो प्रयोग हैं ये कवि के विद्वता को, कवि की कवित्व को दर्शाते हैं। कवि कुंवर नारायण की कविता हमने पढ़ी है, बात सीधी थी पर, तो हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से हमें स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि पाठक श्रोता उसे आत्मसात कर सकें। आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।